फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ्स कलरिंग, उसके बेसिक टर्म्स, ग्राफ कलरिंग रिलेटेड एल्गोरिदम्स प्लस उसके एप्लीकेशंस क्या है ग्राफ कलरिंग के रियल लाइफ में। उसके बाद जो हम टर्म देखेंगे वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, उसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो होगा हमारा होगा रिलेटेड टू द ट्रीज़ की एप्लीकेशन, ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है। उसके बाद स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट क्या है, और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री रिलेवेंट टू algorithms, the first one crucial and the second one Prim's algorithm। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेकंड लेक्चर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राफ कलरिंग। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ क्या होता है। सो ग्राफ इज सिंपल स्ट्रक्चर विच कंटेन्स सेट ऑफ ऑल द वर्टिसेस एंड द सेट ऑफ ऑल द एजेस। यहाँ पर हमारा छोटा सा एग्जांपल है जो आप देख सकते हो। G1 एक ग्राफ है हमारे पास, सिमिलरली हमारे पास सेकंड ग्राफ है G2 और नेक्स्ट ग्राफ है G3। अब ये जो ग्राफ है G1, यहाँ पर हमारे पास 3 नोड्स हैं, नोड नंबर 1, 2, 3। और ग्राफ कलरिंग क्या होता है कि ग्राफ के हर नोड को आपको कलर करना है। अब कलरिंग इस तरीके से होना चाहिए कि वो नोड जिस दूसरे नोड को कनेक्टेड होगा, जैसे यहाँ पर 1 नोड है जो आपका 2 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, तो अगर 1 को मैं रेड कलर असाइन करता हूँ तो जो आपका नोड नंबर 2 है और नोड नंबर 3 है उसको रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ कलरिंग में बस आपकी ग्राफ के जितने भी नोड्स है हर नोड को एक स्पेसिफिक कलर आपको असाइन करना होगा, लेकिन असाइन करते वक्त ध्यान रखना होगा कि जो एडजेसेंट एजेस है वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर ग्राफ कलरिंग में एक स्पेसिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है क्रोमैटिक नंबर, जो ची ये ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी किसी ग्राफ के रिलेवेंट हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम कितने कलर्स लगेंगे उसके हर एक नोड को कलर करने के लिए, तो उस वैल्यू को बोला जाता है क्रोमैटिक नंबर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ची इस कलर इस सिंबल से। ये एक ग्रीक सिंबल है। नाउ अब यहाँ पर अगर हम G1 ग्राफ देखते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि G1 का क्रोमैटिक नंबर क्या होगा, तो हमें 1 बाय 1 हर एक नोड को कलर करना होगा। कलर करते वक्त ध्यान रखना होगा एडजेसेंट नोड का कलर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1 को हमने दिया है रेड कलर, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कलर होगा नोड नंबर 2 के लिए वो कभी रेड नहीं होगा। तो सपोज़ हमने दिया है ग्रीन कलर। सिमिलरली जो नोड नंबर 3 है उसको हम, जो कि नोड नंबर 1 और 2 से कनेक्टेड है, तो रेड या फिर ग्रीन इनमें से कोई भी कलर असाइन नहीं कर सकते, तो हमें दूसरा कलर देना होगा दैट इज़ ब्लू। अब ये जो कलर्स है, कलर्स की कोडिंग आप ही डिसाइड करो कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तो बेसिक कलर है इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो G1 ग्राफ है उसका स्पेसिफिक जो क्रोमैटिक नंबर होगा वो आपका होगा कॉल्ड एज अ 3। सो क्रोमैटिक नंबर क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू कलर ईच नोड इन अ ग्राफ। तो G1 का जो क्रोमैटिक नंबर होगा वो होगा 3। नाउ अब ग्राफ कलरिंग रिलेवेंट एक स्पेसिफिक थ्योरम है जिसको बोला जाता है 4 कलर थ्योरम, और ये एप्लीकेबल है आपके प्लानर ग्राफ्स के लिए। तो 4 कलर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्लानर ग्राफ हो, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्लानर ग्राफ क्या होता है। प्लानर ग्राफ यानी ऐसा ग्राफ जहाँ पर कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, कॉल्ड एज अ प्लानर ग्राफ। अब ये जो प्लानर ग्राफ है इसमें जो क्रोमैटिक नंबर की वैल्यू होगी दैट वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द 4 कलर थ्योरम क्या होता है कि किसी भी प्लानर ग्राफ में आपका क्रोमैटिक नंबर एक तो 4 होगा या उससे कम ही होगा। तो ये है सिंपल सा 4 कलर थ्योरम। तो यहाँ पर G1 है जो कि प्लानर ग्राफ है, G2 है प्लानर ग्राफ है, ठीक है, और G3 जो है वो आपका प्लानर ग्राफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड n-1 यानी रिमेनिंग सारे नोड से कनेक्टेड है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करो और आप आइडेंटिफाई करो कि जो आपका ग्राफ है G2 उसका क्रोमैटिक नंबर क्या होगा और G3 उसका क्रोमैटिक नंबर क्या होगा, ठीक है। नाउ अभी हम ट्राई करते हैं
जो ग्राफ है हमारे G1 उसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो सकता है। अब ये जो ग्राफ है इसमें टोटल 5 नोड है। द फर्स्ट वन A, देन B, देन C, देन D एंड द नेक्स्ट वन इज़ E। जो नोड A है उसको सपोज हमने रेड कलर असाइन किया है, तो इसका मतलब जो नोड आपका B है, देन D है एंड देन E है, जो डायरेक्टली लिंक है आपके A के साथ, तो उसको कभी भी रेड कलर नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पर ये 3 नोड जो है वो रेड कलर के थ्रू कलर नहीं हो सकते। हमारा टारगेट ये होना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स विच आर यूज टू कलर ईच वर्टेक्स इन अ ग्राफ। तो इसका मतलब रेड कलर हम ए को असाइन किया है तो बी, ई और डी को दूसरा कलर असाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो नोड सी है वो ए से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब सी को हम रेड कलर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही कलर असाइन करें ए और सी को, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। नाउ अब यहाँ पर हमारा ए के लिए रेड कलर हो गया और सी के लिए रेड कलर हो गया। अभी हम ट्राई करते हैं रिमेनिंग नोड्स के लिए कौन सा होगा। अगर मैं कंसिडर करता हूँ नोड पी और उसको मैंने असाइन किया ग्रीन, तो बी आपका किसके साथ कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्टेड है, ई के साथ कनेक्टेड है और सी के साथ। तो इनमें से ए और सी का तो काम हो चुका है, अब बचा है ई। तो इसका मतलब ई को जो भी कलर असाइन करूँगा वो अदर देन ग्रीन होना चाहिए। नाउ अब सपोज मैंने कंसिडर किया नेक्स्ट नोड डी, और डी को मैंने यहाँ पर असाइन किया है ग्रीन ना। अब सवाल आता है इसको हमने ग्रीन क्यों असाइन किया। उसका कारण ये है क्योंकि हमें कम से कम कलर्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर बी को मैंने ग्रीन कलर असाइन किया था जो कि आपका डी के साथ लिंक नहीं है डायरेक्टली, तो इस नोड को आप ग्रीन कलर के साथ असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने रेड कलर असाइन किया है ए और सी को। सिमिलरली हमने ग्रीन कलर असाइन किया है आपके नोड बी और डी को। अब बचा एक ही नोड, वो है ई, तो इसको हम कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसको हमने असाइन कर दिया है ब्लू कलर, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमेटिक नंबर होगा वो होगा 3। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू टोटल 5 नोड है, और 5 नोड को हमने 3 कलर से कलर किया जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू है। तो जो हमारा ग्राफ होगा कॉल्ड एज ए G2, उसका क्रोमेटिक नंबर आएगा 3, ठीक है। तो यह सिंपल सा तरीका टू फाइंड आउट द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ सिमिलरली आप ट्राई करो कि आपका जो ग्राफ है G3 उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर आपके 1, 2, 3, 4 और 5 नोड्स है, और ये सारे नोड्स एक दूसरे से लिंक है, यानी 1 इज़ कनेक्टेड टू द 2, 3, 4 एंड 5। तो जब भी आप कलर करोगे तो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड किसी दूसरे नोड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब नोड 1 को अगर मैं असाइन करता हूँ रेड कलर, तो आप 2 को रेड कलर असाइन नहीं कर सकते, 3 को रेड कलर असाइन नहीं कर सकते, 4 को भी पॉसिबल नहीं और 5 को भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सारे नोड नंबर 1 को डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब अगर 1 को रेड कलर असाइन किया है तो 2 को आपको दूसरा देना होगा, जैसे मान लो ग्रीन। अब जो नोड नंबर 2 है वो 3 को डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 को डायरेक्टली कनेक्टेड है और 5 को डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब आप 3 को, 4 को और 5 को रेड या ग्रीन में से कोई भी कलर असाइन नहीं कर सकते, तो आप दूसरा कलर यहाँ पर असाइन कर सकते, जैसे मान लो ब्लू। तो ये हो गया हमारा कलर कोडिंग। नोड नंबर 1 के लिए रेड, 2 के लिए ग्रीन, 3 के लिए ब्लू, और सिमिलरली 4 के लिए सपोज येलो और 5 के लिए सपोज पर्पल। तो यहाँ पर जो हमारा क्रोमेटिक नंबर होगा फॉर ग्राफ 3 वो होगा 5, क्योंकि यहाँ पर हर नोड एक दूसरे से लिंक है, तो हम कितना भी ट्राई करें वो फैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। ग्राफ कलरिंग क्या बोलता है, एडजेसेंट नोड्स को कभी भी सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर नोड एक दूसरे के साथ लिंक है बाय डायरेक्ट एज, तो यहाँ पर जो हमारा क्रोमेटिक नंबर होगा वो होगा 5। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ग्राफ कलरिंग। अब सवाल आता है ये ग्राफ कलरिंग के एप्लीकेशंस क्या है। तो ग्राफ कलरिंग बहुत ही जगह पर यूज़ होता है, रियल लाइफ में आपने देखा होगा। तो पहला है एग्ज़ाम शेड्यूलिंग, ठीक है। तो टाइम टेबल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम टाइम में हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि वो ओवरलैप ना हो और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक यहाँ पर पॉसिबल है।
दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सुडोकू। अब सुडोकू में क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा, एक ग्रिड होती है यानी एक मैट्रिक्स होता है 9x9 का, जहाँ पर 1 से लेके 2, 3, 4 अप टू 9 नंबर्स आपको फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके नंबर्स है यानी जो सेल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स, और जो एडिशन सेल्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक नोड दूसरे के साथ लिंक है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि अगर मेरा नोड 1 है, 2 है और 3 है, तो ये एक ही रो में, इसका मतलब ये डायरेक्टली लिंक है एक दूसरे के साथ। तो अगर मैंने नोड 1 को रेड कलर असाइन किया तो नोड 2 और 3 को कभी भी हम रेड कलर असाइन नहीं कर सकते। तो सुडोकू प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो ग्राफ कलरिंग। नेक्स्ट वन, आपको एक प्रॉब्लम पूछा गया था कॉल्ड एज अ बाई कलरिंग प्रॉब्लम। बाई कलरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक आपको ग्राफ दिया जाता है और आपको पूछा जाता है क्या इस ग्राफ को हम एग्जैक्टली 2 कलर से कलर कर सकते हैं कि नहीं। यानी ग्राफ के आपके n नोड्स है और n नोड्स को आपको कलर करना है यूजिंग ओनली 2 कलर्स, फॉर एग्जांपल रेड एंड ब्लू। तो क्या एक कलरिंग पॉसिबल है? तो अगर हाँ तो आप इसको बोल सकते हैं यस बाय कलरिंग इज़ पॉसिबल, अगर नहीं तो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब सवाल आता है इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो कल के लेक्चर में देखा था कॉल्ड एज अ बाइपर्टाइट ग्राफ्स, वो कंसेप्ट आपको यूज़ करना होगा। बाइपर्टाइट ग्राफ में क्या होता है, जो ग्राफ में वर्टेक्स सेट होता है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, V1 और V2 में। इनका जो यूनियन होता है वो आता है V, और जो इंटरसेक्शन होता है वो जनरली होता है आपका MT। हमारा लॉजिक ये था कि V1 और V2, तो V1 में ऐसे नोड आपको सेलेक्ट करने जो एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, सिमिलरली V2 में ऐसे नोड आपको सेलेक्ट करना है जो एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, लेकिन V1 के मेंबर्स V2 के साथ लिंक होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि V1 के जो सिलेक्टेड नोड्स है वो एडजेसेंट नहीं है। तो ये सारे V1 के जो नोड्स होंगे उनको अगर हमने एक कलर असाइन कर दिया जैसे रेड, तो सिमिलरली हम V2 को एक कलर असाइन कर सकते हैं ग्रीन। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारा गिवन ग्राफ बाइपर्टाइट होगा। तो इसका मतलब अगर गिवन ग्राफ बाइपर्टाइट है तो उसको 2 कलर में कलर करना पॉसिबल है। तो ये बाई कलरिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली बाय चेकिंग वेदर गिवन ग्राफ इज बाइपर्टाइट और नॉट। नेक्स्ट वन कॉल्ड एज अ मैप कलरिंग। जैसे इंडिया एक कंट्री है और उसमें नंबर ऑफ़ स्टेट्स है, तो हर स्टेट्स को आप स्पेसिफिक कलर से लिंक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना होगा कोई स्टेट अगर एडजेसेंट है तो उसके लिए आपको अलग कलर यूज़ करना होगा। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस है रिलेटेड टू द ग्राफ कलरिंग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज अ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ये आपने सुना होगा। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम बेसिकली एडगर डिजकस्ट्रा ने डिज़ाइन किया था। ये वही है जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक प्रॉब्लम है कॉल्ड एज अ डेडलॉक, वो अवॉइड करने के लिए एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था कॉल्ड एज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। तो उन्होंने एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया है कॉल्ड एज अ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ग्राफ का कंसेप्ट देखा था कॉल्ड एज अ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ वेयर ईच एंड एवरी एज हैविंग स्पेसिफिक वेट असाइन टू इट्स एज या लाइन। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है एक ग्राफ है जिसमें A B C E D और आपका Z इतने सारे नोड्स है, लेकिन जितने भी एजेस है हर एज या लाइन को हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन की, जैसे 4, 3, 2, 1, 3, 2 एक्सेट्रा। नाउ अब शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम क्या होता है, इसको एक स्पेसिफिक ग्राफ आप प्रोवाइड करते हैं एज ए इनपुट, और फिर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्पेसिफिक 2 नोड्स जैसे स्टार्टिंग नोड और एंड नोड को विज़िट करने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें इस ग्राफ के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड A टू Z। अब शॉर्टेस्ट पाथ यानी क्या होगा, जो भी स्पेसिफिक पाथ होगा वो बस आपके एजेस की जो वेट होगी उनका एडिशन होगा और वो आपका सबसे कम आना चाहिए। अब जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है इसका एक वीक पॉइंट है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम खाली आपको आंसर प्रोवाइड करता है कि A से लेके आप Z को विज़िट कर सकते हो, तो उसका जो पाथ होगा शॉर्टेस्ट पाथ उसका टोटल कॉस्ट या टोटल वेट होगा 6। जैसे इस एग्जांपल में हमारा
आंसर है 6। लेकिन ये कौन से एजेस को फॉलो करके आया है ये हमें नहीं मिलता। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के थ्रू हम खाली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा है पाथ जैसे जिसका टोटल कॉस्ट है 6 यानी शॉर्टेस्ट है। लेकिन वो हमें मैन्युअली ग्राफ देखकर देखना होगा क्या हम A to D, D to E और E to Z विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेट होगा 2 + 3 + 1 वो 6 आता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव हो सकते हैं, जैसे आपके 2-3 एजेस है, 2-3 अल्टरनेट पाथ है जिनकी टोटल कॉस्ट की एडिशन आती है 6। तो ये भी पॉसिबल है। तो ग्राफ का यही वीक पॉइंट है बस, बाकी ये आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करके देता है। हाउ कैन यू फाइंड आउट पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट पाथ विच इज़ हैविंग लोएस्ट कॉस्ट। नाउ अब इस एग्जांपल के लिए हम अप्लाई करके देखते हैं डिक्सरा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड A to Z। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे। सबसे पहला होगा यहाँ पर हम एक सेट बनाएंगे कॉल्ड एज अ P, जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल द विजिटेड नोड्स। जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे हमें हर एक नोड को विज़िट करना होगा। तो इनिशियली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी कॉस्ट हमने रखी है नल, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमने एक भी नोड को विज़िट नहीं किया है, तो ये है एम्प्टी। दूसरा एक सेट हम प्रिपेयर करेंगे जो होगा T, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। T का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द नोड्स विच आर नॉट विजिटेड येट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कंसिडर करने होंगे। नेक्स्ट फैक्टर होता है आपके रिपीटेटिवली आप यहाँ पर स्टेप्स परफॉर्म करते हो, और हर स्टेप में क्या होता है आप जो नोड सिलेक्ट करते हो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय V। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेप नंबर 2 में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है A, स्टेप नंबर 3 में स्टार्टिंग पॉइंट है D, नेक्स्ट वन है B, नेक्स्ट वन है E, नेक्स्ट वन है Z। तो ये है विजिटेड नोड्स, और जो विजिटेड नोड है उसके साथ साथ रिमेनिंग नोड्स के हम क्या करते हैं लेबल्स कैलकुलेट करते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। अभी ये क्या होता है आगे हम देखेंगे। तो चलो अभी हम फाइंड आउट करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। जो इनिशियली होगा हमारा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो P जो होगा वहाँ पर एम्प्टी होगा, और जो T होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ऑल नोड्स इन योर ग्राफ। अब सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। हमें प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए यानी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कोई तो भी स्टार्टिंग नोड सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया है द स्टार्टिंग नोड मस्ट बी A। तो हमने सिलेक्ट किया V = A। अब ये जो नोड है हमने विज़िट किया इसलिए हम इसको P में ऐड कर देंगे और T में से एक नोड चला जाएगा। अब बचेंगे हमारे पास B, C, D, E और Z। अब जो सिलेक्टेड नोड है उसका लेबल है लेबल ऑफ A है 0, ठीक है। और जो रिमेनिंग नोड्स है लेवल ऑफ x यानी क्या जो T के अंदर सारे नोड से बारी बारी उनकी इनिशियल वैल्यू जो होगी वो इन्फाइनाइट होगी, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू। तो जो सिलेक्टेड नोड्स है उसकी वैल्यू 0 होगी, और जो रिमेनिंग नोड्स है T के अंदर उनकी वैल्यू होगी आपकी इन्फाइनाइट। अब आपको क्या करना होगा T के अंदर जितने भी नोड्स है सारे नोड्स की वैल्यू यानी लेबल फिर से कैलकुलेट करना होगा। उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है मिनिमम लेबल ऑफ मिनिमम 2 वैल्यूज़ रहेंगी आपकी फर्स्ट और सेकंड, उनमें से फर्स्ट वैल्यू रहेगी जो नोड है जिसका लेबल आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका प्रीवियस वैल्यू दैट इज़ ओल्ड लेबल, और जो आपका सिलेक्टेड नोड है A उसका लेबल प्लस A से लेके B कोई डायरेक्ट एज अगर प्रेजेंट है तो उसका वेट। तो यहाँ पर अगर हम ट्राई करते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है लेवल ऑफ B, तो उसका प्रीवियस वैल्यू जो कि इन्फाइनाइट था, प्रीवियस वैल्यू यानी प्रीवियस स्टेप में जैसे हमारा स्टेप नंबर 2 चल रहा है तो स्टेप नंबर 1 में उसकी वैल्यू क्या थी वो आपको कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर इनिशियली वैल्यू आपकी नल थी इसलिए हमने ओल्ड लेबल कंसिडर किया नल। नाउ अब हमें दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि है लेवल ऑफ A, जो कि इनिशियली है 0, और हमें प्लस करना होगा A to B अगर कोई एज प्रेजेंट होगा तो उसका कॉस्ट। तो A to B यहाँ पर एज प्रेजेंट है जिसका कॉस्ट है 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा ओल्ड लेवल आता है इन्फाइनाइट, और जो लेवल ऑफ A है वो है 0 + 4 यानी इन्फिनिटी, और 4 में से मिनिमम वैल्यू है 4, तो न्यू लेवल रहेगा B के लिए 4। सिमिलरली कैलकुलेट करो C के लिए, तो C की ओल्ड वैल्यू है इन्फिनिट, ओल्ड लेवल ऑफ A है 0 प्लस A से लेके C तक कोई डायरेक्ट एज अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमने कंसिडर किया है इन्फिनिटी।
तो हमारी फर्स्ट वैल्यू भी इन्फिनिटी है, सेकंड वैल्यू भी इन्फिनिटी है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है न्यू वैल्यू एज ए इन्फिनिटी। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर डी। तो यहाँ पर डी की ओल्ड वैल्यू है इन्फिनिटी, लेवल ऑफ ए है 0, और जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है ए टू डी डायरेक्ट एज प्रेजेंट है जिसका कॉस्ट है 2। सो पहली वैल्यू है इन्फिनिटी और दूसरी वैल्यू 0 + 2 विच इज़ 2, तो स्मॉलेस्ट है 2, तो न्यू लेवल रहेगा 2। और ई और जेड के लिए हमें आंसर मिलता है बाय फॉलोइंग सेम प्रोसेस दैट इज़ इनफाइनाइट। नाउ अब हमारा स्टेप 1 हो चुका है, सिमिलरली स्टेप 2 हो चुका है, अब हमें स्टेप 3 रिपीट करना है। स्टेप 3 में क्या होता है, जो रिमेनिंग नोड है उन्हीं में से एक नोड सेलेक्ट करो जिसका लेवल सबसे कम है। अब हमारे पास दो ही वैल्यू है, एक है 4 है, एक है 2, क्योंकि बाकी तो सारे इन्फाइनाइट है, वो तो सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो उनमें से जिसका कॉस्ट सबसे कम है वो है आपका नोड नंबर डी, जिसका कॉस्ट है 2, तो वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो हमने स्टेप नंबर 3 में सिलेक्टेड नोड किया है डी, उसको हमने पी में ऐड किया और टी में से उसको माइनस कर दिया, और जो लेवल है ए का लेवल ऑफ डी है वो है 2। अब जो नोड्स होंगे हमारे रिमेनिंग नोड्स जैसे बी, सी, ई और जी, तो इनका न्यू लेवल कैलकुलेट करना होगा बाय रिपीटिंग सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा बी का न्यू लेवल आता है 4, सी का न्यू लेवल आता है इनफाइनाइट, ई का न्यू लेवल आता है 5 और जी का न्यू लेवल आता है आपका अगेन इनफाइनाइट। अब जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, तो उसमें आपको ऐसा नोड सेलेक्ट करना है जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा, तो वो होगा बी। अगेन बी हमने सिलेक्ट किया, उसका लेवल 4 है, तो बी को हमने पी में ऐड किया, सेट ऑफ ऑल द विजिटेड नोड्स, और उसको टी में से निकाल दिया। अब सी, ई और जी का न्यू लेवल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आता है सी का लेवल 7, आपका ई का 5 और आपका जी का लेवल आता है इन्फाइनाइट। तो 7, 5 और इन्फाइनाइट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू ई। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने सिलेक्ट किया ई, जो कि आपने ऐड किया है यहाँ पर ए, डी, बी, ई, और नेक्स्ट वन है सी, जी, जो कि रिमेनिंग नोड्स है उनके लेवल आपने कैलकुलेट किए 7 और 6। तो यहाँ पे से नेक्स्ट लेवल आपने जो सिलेक्ट किया है वो है जेड का, क्योंकि वो सबसे कम है। सवाल आता है कि ये जो स्टेप हम बार बार रिपीट कर रहे थे, ये हमें कब तक रिपीट करना है, तो ये आपको तब तक रिपीट करना है जबकि आपका सिलेक्टेड वर्टेक्स आपका टारगेट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया था ए से स्टार्ट करो प्रोसेस, और आपका कब तक चलना चाहिए, जब तक आपका एंड वर्टेक्स नहीं आता जो कि जेड। तो यहाँ पर एंड वर्टेक्स आ गया, और फिर सवाल आता है फिर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो जेड की जो वैल्यू होगी, जो सिलेक्टेड वर्टेक्स है वो एंड पॉइंट है, उसकी जो कॉस्ट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहाँ से हमें खाली इतना ही पता चलता है कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका टोटल कॉस्ट क्या है, तो वो है 6, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है वो पता नहीं चलता, तो उसके लिए हमें मैन्युअली देखना होगा। तो जैसे यहाँ पर है 2, 3 और 1, सो 2 + 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। तो ये एक तरीका हो सकता है ए टू जेड विज़िट करने का। तो एज ए से डी, फिर डी से ई और ई से जी, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज ए ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ग्राफ इज सिंपल कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। सिमिलरली ट्री भी वही है, कलेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक सिंपल सा ट्री है हमारे यहाँ पर। तो जहाँ पर एक नोड्स है और इनको हमने लिंक किया है बाय स्पेसिफिक एज, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है विद अ माइनर चेंजेस। माइनर चेंज ये है कि जो आपका ग्राफ होता है उसमें बाउंडेड एरिया हो सकता है, यानी जैसे बाउंडेड एरिया यानी क्या, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ड्रॉ किया है सिंपल सा ग्राफ जहाँ पर 1, 2 और 3 नोड्स है। तो यहाँ पर 3 एजेस के थ्रू ये जो इनर एरिया होगा ये होगा बाउंडेड एरिया। लेकिन जो आपका ट्री होता है उसमें कोई बाउंडेड एरिया नहीं होता। तो आपके ट्री में अगर मान लो 3 नोड्स है तो आपके एजेस इस तरीके से होंगे, तो यहाँ पे बाउंडेड एरिया कभी भी नहीं होगा। तो डेफिनेशन सेम है, अ ट्री इज़ नथिंग बट अ ग्राफ विच कंटेन्स नोड्स एंड अ वर्टिसेस बट नॉट अ बाउंडेड एरिया। ट्री के अंदर जो नोड्स होते हैं उनको आप, जो स्टार्टिंग नोड है उसे हम बोलते हैं रूट नोड, जो एंड नोड है उसको बोलते हैं लीफ नोड, और जो रूट या लीफ नोड नहीं है, इन बिटवीन है, तो उनको हम ब्रांच या फिर इंटरमीडिएट नोड बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो कंसेप्ट होता है ट्री का, इसमें क्या क्या बेसिक फैक्ट्स होते हैं।
तो पहला फैक्ट तो हमने देखा था कि कोई भी बाउंडेड एरिया यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर नोड्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा। तो एक होगा रूट, तो आपके हर ट्री में एक स्टार्टिंग नोड होगा जो रूट होगा, कुछ नोड्स लीफ होंगे, कुछ नोड्स होंगे आपके ब्रांच नोड। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपके ट्री के अंदर n नोड्स है बराबर, तो ट्री के अंदर अगर आपके टोटल वर्टाइसेस है फॉर एग्जांपल n, तो आपके एजेस आएंगे कंपलसरी n-1, यानी जैसे इस एग्जांपल में हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 नोड्स है। तो अगर 7 नोड्स है तो आपके टोटल एजेस आएंगे 6, जैसे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो हर ट्री में ये स्टैंडर्ड लेआउट होता है। अब ये जो ट्री है इसका कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है आपके अलग अलग टॉपिक्स में, जैसे कि आपका है रिप्रेजेंटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे कि आप रिप्रेजेंट करते हो कोई बड़ी कंपनी है, तो उसमें आप जैसे बॉस बोल सकते हो या फिर जिसको आप सीईओ बोल सकते हो, तो सीईओ टॉप मोस्ट लेवल पे होगा, फिर उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट्स, उसके बाद सबऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर फाइल में आपका यूज़ होता है नॉर्मली, आप जैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर अगर रन करते हो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता है ट्री स्ट्रक्चर, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बाइनरी सर्च में यूज़ हो सकता है। तो ये जो एग्जांपल है ये बाइनरी सर्च का ही है। यहाँ पर जो नोड्स है हमने उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया है। तो नोड के लेफ़्ट साइड में ऐसे नोड होंगे जिनकी वैल्यूज़ उनसे कम है। जैसे 5 अगर मेरा नोड है तो लेफ़्ट साइड में कौन कौन से नोड है, 3 है जो 5 से कम है, 2 है, 4 है, सेम 4। यहाँ पर राइट साइड में ऐसे नोड्स हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 7। तो यही हर लेवल पर मैनेज किया है। और बाइनरी सर्च जो कि फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो बाइनरी सर्च का रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ट्री। नेक्स्ट वन होता है हफमैन कोडिंग। जनरली हफमैन कोडिंग आपको पता होगा, डेटा कंप्रेशन अगर आपने यूज़ किया है कंसेप्ट या कभी सीखा होगा तो उसमें करने के लिए, यानी शॉर्ट कोड्स, इसको हम कोड्स बोलते हैं सिंपली, उनको जनरेट करने के लिए आप यूज़ करते हो हफमैन कोड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो ट्री है इसको ट्रैवल कैसे करें। ट्री ट्रैवल सर यानी क्या होता है कि आपका जो रूट नोड है वहाँ से आप स्टार्ट करो और आपके हर नोड को आप विज़िट करते जाओ, तो उसको बोला जाता है ट्री ट्रैवल सर। तो जैसे यहाँ पे 5 से हमने स्टार्ट किया तो हमने विज़िट किया 3, उसके बाद 2, फिर पीछे आए, फिर 4, वापस पीछे आए, फिर 5, देन 7, देन 6, फिर पीछे आए, देन 7 एंड देन 8। तो हमने रूट से स्टार्ट किया था और सारे नोड्स को हमने विज़िट कर दिया, तो इसको बोला जाता है ट्री ट्रैवर्सर। और ये पॉसिबल है यहाँ पर। तो ट्री ट्रैवर्सर जो होता है वो 3 तरीके से होता है। फर्स्ट वन होता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर यानी क्या होता है कि DLR, यहाँ पर उसका शॉर्टकट हमने लिखा है कि सबसे पहले जो डेटा होगा वो आपका प्रिंट कर दो, फिर लेफ़्ट नोड को विज़िट करो और उसके बाद राइट नोड को। तो जैसे यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई इस एग्जांपल के लिए आप फाइंड आउट करो कि आपका प्री ऑर्डर ट्रैवल्सर क्या रहेगा। तो सिंपल होगा, सबसे स्टार्टिंग नोड है हमारा 5, तो हमें फॉलो करना होगा सबसे पहले डेटा कि जो कि हमने प्रिंट कर दिया है 5। उसके बाद हम विज़िट करेंगे लेफ़्ट ब्रांच, ठीक है, वो है 3। उसके बाद जो हमारा होगा ये नोड विज़िट किया है तो हम प्रिंट कर देंगे 3, फिर विज़िट करेंगे लेफ़्ट ब्रांच, फिर प्रिंट कर देंगे 2, फिर पीछे आएंगे क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट और राइट आगे कुछ है नहीं तो पीछे आएंगे और फिर हम विज़िट करेंगे राइट ब्रांच और इसको फिर प्रिंट कर देंगे 4। उसके बाद पीछे आएंगे 3 से पीछे आएंगे 5, उसकी राइट ब्रांच दैट इज़ 7 नोड को विज़िट करेंगे, उसके बाद 6 और उसके बाद फिर 7 आएंगे और उसके बाद 8। तो ये हमारा ट्रैवल्सर होगा कॉल्ड एज अ प्री ऑर्डर। सबसे पहले हम डेटा प्रिंट कर देंगे, उसके बाद लेफ़्ट और राइट ब्रांच को विज़िट करते जाएंगे। सेकंड वन होता है आपका इन ऑर्डर ट्रैवल्सर। इन ऑर्डर ट्रैवल्सर यानी क्या होता है कि आप रूट से स्टार्ट करो और आपके जितने भी लेफ़्ट ब्रांच है उनको सबसे पहले विज़िट कर दो, जब वो ख़त्म हो जाए तो डेटा को प्रिंट कर दो, उसके बाद राइट ब्रांच। तो जैसे हमने स्टार्टिंग नोड है 5 तो उसका लेफ़्ट ब्रांच है 3 का लेफ़्ट ब्रांच है 2, तो हमने विज़िट कर दिया, आगे कोई ब्रांच है नहीं तो आपने डायरेक्टली 2 को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप प्रीवियस आते हो, अब यहाँ पर लेफ़्ट ब्रांच हो चुका है क्योंकि हम फॉलो करें LDR स्ट्रेटेजी, तो बाद में आपको डेटा प्रिंट करना है, सारे लेफ़्ट ब्रांच विज़िट हो चुके हैं तो अभी हम 3 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद आएंगे राइट ब्रांच, तो यहाँ पर 4 प्रिंट होगा। उसके बाद हम प्रीवियस आएंगे 3, उसके बाद प्रीवियस नोड 5
5 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट नोड के पास, राइट ब्रांच और उसका लेफ़्ट ब्रांच, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और फिर हम प्रिंट करें 6, 7, 8 ना। आपने ध्यान से देखा होगा असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा मिलता है अगर आप अप्लाई करते हो LDR, वो भी आपके बाइनरी सर्च ट्री पर। नेक्स्ट वन होता है पोस्ट ऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, आप पहले लेफ़्ट नोड्स को विज़िट करते हो, उसके बाद सारे राइट नोड्स को विज़िट करते हो और उसके बाद फिर आप विज़िट करते हो आपके डेटा को। यानी जैसे 5 से स्टार्ट किया तो उसका लेफ़्ट नोड है 3, उसका लेफ़्ट नोड है 2, अब इसका लेफ़्ट नोड तो नहीं है, सिमिलरली राइट नोड भी नहीं है, अभी मुझे डेटा प्रिंट करना होगा, वो की होगा 2। उसके बाद हम प्रीवियस नोड पर आएंगे, इसका राइट नोड है 4, इसका लेफ़्ट और राइट नोड अवेलेबल नहीं है तो हम डेटा को प्रिंट कर देंगे, दैट इज़ 4। प्रीवियस नोड पे आएंगे, अब इसका लेफ़्ट भी हो चुका है, राइट नोड भी विजिट हो चुका है और फिर हम डेटा प्रिंट कर देंगे 3। उसके बाद प्रीवियस नोड पे आएंगे, तो लेफ़्ट नोड हमने ऑलरेडी विज़िट किया, अभी हम 5 के राइट नोड को विज़िट करेंगे जो कि 7 का लेफ़्ट नोड है 6। अब 6 का लेफ़्ट और राइट नोड अवेलेबल नहीं है तो हम 6 को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस आएंगे, 7 का राइट नोड है 8 के सेम प्रॉब्लम है, लेफ़्ट और राइट ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस नोड 7 प्रिंट होगा, उसके बाद 5। तो इस तरीके से होता है। सो ट्री ट्रैवर्सर काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट होता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, हर नोड को विजिट करते हो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ना। अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं, कॉल्ड एज अ स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एक ग्राफ आपको दिया जाता है और ग्राफ का रेफरेंस लेके आपको ट्री बनाना है। बस इतना सा ही बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रखो। एक ग्राफ आपको मिलेगा और ग्राफ के थ्रू आपको ट्री बनाना है। अभी ऐसा करते हुए आपको ध्यान रखना होगा, ग्राफ में जितने भी नोड्स होंगे आपके ट्री में भी उतने ही नोड्स आएंगे, लेकिन जो एजेस होंगे वो होंगे n-1, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्योंकि आपका जो ट्री होता है वो उसमें बाउंडेड एरिया नहीं होता, तो सारे एजेस अगर आप कंसिडर करते हो तो आपके बाउंडेड एरिया फॉर्म्स हो जाएंगे। जैसे ये आपको ग्राफ दिया और उसका ट्री फॉर्म करने को बोला है, तो आपके अगर 6 नोड्स है तो 6 में नोड्स के लिए 5 ही एजेस आएंगे। अगर आपने सभी एजेस कंसिडर कर लिए तो कहीं ना कहीं बाउंडेड एरिया बन जाएगा, क्योंकि ग्राफ में एक से ज़्यादा आपके एजेस हो सकते, लेकिन ट्री में आपके खाली n-1 इतने ही एजेस रहेंगे। तो काफ़ी सिंपल है, उसको बोला जाता है स्पैनिंग ट्री। अब जैसे यहाँ पे अगर हमारा ग्राफ G है तो G के रेफरेंस के थ्रू हमें ट्री बनाना है। तो सबसे पहला टास्क होगा कि आपके नोड्स को आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लो जो आपके लेआउट पे दिए है, और उसके बाद आपको वही एजेस कंसीडर करने हैं जो आपके बाउंडेड एरिया फॉर्म ना करे। अब एजेस यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कैसे भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक लॉजिक होता है जो आगे हम देखेंगे। तो हमें एजेस कितने सेलेक्ट करने हैं, n-1। नोड्स तो सारे रहेंगे, तो जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, पहला एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज और ये पाँचवा एज। एजेस ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एज साइकिल या बाउंडेड एरिया फॉर्म ना करे। तो यहाँ पर हमारे एजेस कितने, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हमारे टोटल 6 नोड्स थे तो एजेस आएंगे खाली 5। तो ये होता है स्पैनिंग ट्री। आगे हम देखेंगे कि जो स्पैनिंग ट्री है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे का कंसेप्ट है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब सवाल आता है, स्पैनिंग ट्री तो पता चल गया है क्योंकि ग्राफ से बस हमें ट्री फॉर्म करना है, लेकिन उस ट्री को हम बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। सो व्हाट एग्जैक्टली मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आपने डायग्राम में देखा होगा, जो भी ग्राफ आपको मिला था वो था वेटेड ग्राफ, और उसके थ्रू आपको ट्री फॉर्म करना है, और आपने ट्री फॉर्म करने के लिए कुछ एजेस आपने सिलेक्ट किए थे। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि आपके जो ट्री में एजेस रहेंगे उनका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, यानी उनका जो भी वेट है सिलेक्टेड एजेस का वो सबसे कम होना चाहिए। तो जो डेफिनेशन होता है, स्पैनिंग ट्री इज़ ए ट्री विच हैविंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल दी एजेस, यानी जो भी एजेस आपने सिलेक्ट किए हैं उन एजेस का जो कॉस्ट होगा वो सबसे कम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2, ये 1, 3, 3, 2 ऐसे एजेस हमने सिलेक्ट किए। तो ये स्पैनिंग ट्री आप जनरेट कर सकते हो। तो जनरेट करने के लिए एक तो क्रुस्कल और दूसरा है प्रिम्स एल्गोरिथम आप अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो आपको पूछा गया कंसिडर दिस ग्राफ एंड अप्लाई क्रुस्कल एल्गोरिथम टू जनरेट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो कैसे करेंगे, क्रुस्कल एल्गोरिथम का स्टेप नंबर काफ़ी सिंपल है। स्टेप नंबर 1 जो बोलता है कि जितने भी एजेस आपके ट्री में दिए गए उनको वेट्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो।
नाउ अब हमने अरेंज कर दी। अब आपके ट्री में तो सारे नोड्स आने वाले, तो उनको एज इट इज़ आप ड्रॉ कर लो, उनका लेआउट जैसा दिया एग्जैक्टली वैसा। अब आपको वही एज सिलेक्ट करना है जिसका कॉस्ट सबसे कम है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया है आपका एज E2Z जिसका कॉस्ट है 1। उसके बाद आपका एज CZ। अब एज सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना होना कि वो मिनिमम कॉस्ट वाला होना चाहिए और उसका जो टोटल कॉस्ट का सम आएगा, यानी फॉर एग्जांपल मिनिमम होना चाहिए, प्लस वो साइकिल फॉर्म नहीं करना चाहिए। और आपको N-1 एजेस ही सिलेक्ट करने हैं आपके, भले ही ग्राफ में 10-12 एजेस क्यों ना हो, लेकिन अगर 5 नोड है तो 4 एजेस, 6 नोड है तो 5 एजेस आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे जो एज हमने सेलेक्ट किया है वो है आपका EZ, दूसरा है CZ क्योंकि इसका कॉस्ट सबसे कम है, तो ये है सेकेंड वन। नेक्स्ट है यहाँ पर AD क्योंकि कॉस्ट है सबसे कम, AD वह है 2। नेक्स्ट वन है BC एंड देन नेक्स्ट वन है BE। अब यहाँ पर BE अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो वो बाउंडेड एरिया फॉर्म कर देगा, तो BE हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वन हमने सिलेक्ट किया है DE, तो ये हमने DE सिलेक्ट किया। अब एजेस सिलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो ग्राफ है वो कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर अगर हम ये सिलेक्ट नहीं करते और दूसरा ही सिलेक्ट कर देते तो वो डिसकनेक्टेड बनता है, तो वो एज का सिलेक्शन किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये एजेस सिलेक्ट किए हैं, तो ये है सिंपल सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्योंकि अगर हम इसकी एडिशन करते हैं जैसे 1 + 2 1 + 2 + 2 + 2 और ये 3 + 3 + 6, तो इनका जो कॉस्ट आएगा वो सबसे कम होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एक और तरीका है यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। प्रिम्स एल्गोरिथम में आप कोई भी एज रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम है, हम रैंडमली कोई भी एज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका कॉस्ट सबसे कम है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। प्रिम्स एल्गोरिथम में आपको हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना होता है कि कौन सा नोड है, वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने एक सेट बनाया वी स्टैंड फॉर ऑल द नोड्स विच आर विजिटेड। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ नोड ए से, तो नोड ए हमने सेलेक्ट किया। अब एज के बारे में यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, आपका एज वही होना चाहिए जिसका एक एंड पॉइंट आपके सिलेक्टेड नोड्स के सेट में होना चाहिए। तो मेरा एक ही नोड सिलेक्ट किया है मैंने ए, तो इसका मतलब आपका जो भी एज होगा उसका एक एंड पॉइंट कंपलसरी ए होना चाहिए। तो जो ग्राफ दिया है उसमें जो है दो नोड्स, दो एजेस है, एक है आपका दिस वन A2B एंड देन वन है A2D। इसका कॉस्ट है 4, इसका कॉस्ट है 2। तो यहाँ पर दो एजेस है जिनका एंड पॉइंट है आपका A, तो उनमें से आप वही सेलेक्ट करो जिसका कॉस्ट है सबसे कम। तो हमने सेलेक्ट किया है 2। अब जो कि आपने D नोड विज़िट किया है तो आपके यहाँ पर दूसरा नोड ऐड होगा A के बाद D, और ये प्रोसेस रिपीट करते जाना। अब नेक्स्ट लेवल आपको वही एज सेलेक्ट करना है जिसका एक एंड पॉइंट एक तो ए है या फिर डी है, और जो साइकिल फॉर्म नहीं करता और जिसका कॉस्ट सबसे कम है। तो हमने सेलेक्ट किया है एज DE। अब आपने ई सेलेक्ट किया तो विजिटेड में आपका ई ऐड हो जाएगा, और यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है आपको हर लेवल में। अभी यहाँ पे आपको दो अल्टरनेटिव्स दिख रहे होंगे जब भी हम फाइनल ड्रॉ करेंगे, एक तो ऐसा भी पॉसिबल है या फिर ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो ये है बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रिम्स एल्गोरिथम। तो इस तरीके से आप बना सकते हो मिनिमम स्पैनिंग ट्री। थैंक यू।